हाँ जी, आज लास्ट लेक्चर होगा होपफुली स्टैटिस्टिक्स का। तो कल हम पढ़ रहे थे टाइम इंडेक्स नंबर। तो हमने टेस्ट करना था कि कौन कौन से फार्मूले हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है कि हमारे पास जो फार्मूला है, सपोज पास लेस्पेयर का फार्मूला है। लेस्पेयर का फार्मूला क्या था? सुमेशन पी एन क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट था। हम इसके टाइम को ना रिवर्स कर देते हैं, एन नॉट कर देंगे। समेशन अगर ये करंट एयर है तो इसको बेस एयर कर देंगे। अगर ये बेस था इसको करंट कर देंगे। यहाँ ये बेस है तो इसको करंट, और ये करंट एयर कर दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पी नॉट एन मल्टीप्लाई बाय पी नॉट एन, पी एन नॉट इक्वल टू वन आना चाहिए। अगर वन आ जाए तो ये टाइम रिवर्सल सेटिस्फाइड होता है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होता। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। समेशन पी एन क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन पी नॉट क्यू एन समेशन पी एन क्यू नॉट। तो ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये वन इक्वल के वन नहीं आया। तो इसने जो टाइम रिवर्सल टेस्ट था हमारा उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो लेस्पेयर और पास्चे के जो फार्मूले हैं वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करते। मार्शल एजवर्थ का फार्मूला और फिशर का जो फार्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। वो कैसे करता है भी देखते हैं। फिशर का फार्मूला आपके सामने मैं लिखने लगा हूं। ये फिशर का फार्मूला है। समेशन पी एन क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट समेशन पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन। ठीक है। और अब साथ ही इसके टाइम को रिवर्स कर दिया। एन नॉट समेशन पी नॉट क्यू एन समेशन पी एन क्यू एन, यानी कि यहाँ नॉट नॉट था तो यहाँ एन एन कर दिया, जहाँ एन था वहां नॉट कर दिए। और सेम इधर भी यही होगा, पी नॉट क्यू नॉट और पी एन क्यू एन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पी नॉट एन मल्टीप्लाई बाय पी एन नॉट पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू नॉट पी एन क्यू एन। अब देखें ये पी एन क्यू एन है और ये पी एन क्यू एन है, इन्होंने इंटर कट कर दिया। पी नॉट क्यू नॉट ये है, पी एन क्यू नॉट और एक ये है एक मिनट, पी नॉट इसमें पी नॉट क्यू एन पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन पी नॉट क्यू एन पी नॉट क्यू एन पी एन क्यू एन। और ये है, ये गलती से लिखा गया। ये होगा, ये पी एन हो गया और ये एन था तो ये नॉट। ये पी एन पी एन क्यू नॉट इसको कैंसिल करेगा, पी एन क्यू एन ये इसको कैंसिल करेगा, पी नॉट क्यू एन इसे कैंसिल, पी नॉट क्यू एन इसे कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए। तो ये वन वन का ये आ जाएगा, वन आ गया। तो जब हम टाइम रिवर्स कर कर टाइम चेंज कर कर करंट ईयर को बेस ईयर को करंट कर कर हम उनको मल्टीप्लाई करें और जवाब हमारा एक आ जाए तो हम कहते हैं कि जो टाइम रिवर्सल था। जब हम कह रहे थे कि लेस पेयर के अंदर ये प्रॉब्लम है वो अपवर्ड बाइस है और पास्चे के अंदर वो डाउनवर्ड बाइस था। तो हमने ये टाइम का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमने मार्शल एचवर्थ और फिशर का फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया जो इस चीज को प्रूव कर रहा है
कि इनके अंदर कोई बाइसनेस नहीं पाई जाती टाइम की। तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूले को अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें और फिशर के फॉर्मूलों को इस तरह मल्टीप्लाई करें तो वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमसे बता सकता है कि कौन सा जो फार्मूला है वो सबसे बेस्ट है, तो इसी बेस पर हम बात बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला बेस्ट है। अब नेक्स्ट है, सेकंड टेस्ट को कहते हैं फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा प्राइस इंडेक्स था और जो क्वांटिटी इंडेक्स पड़ा था, उन दोनों फार्मूलों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जवाब हमारा टी एन क्यू एन पी नॉट क्यू नॉट यानी करंट ईयर की वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू और बेस ईयर वैल्यूज आ जाएं तो हम कहते हैं कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाइड हो गया। तो जो लेफ्ट स्क्वायर का फार्मूला है वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, पास्चे का भी नहीं करता, मार्शल एजवर्थ भी नहीं करता। फिशर का जो फार्मूला है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। वो कैसे करता है जी? ये फिशर का प्राइस का फार्मूला हम लिख लेते हैं, समेशन पी एन क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट समेशन पी एन क्यू एन समेशन पी नॉट क्यू एन। ठीक हो गया। अब क्वांटिटी का लिख लेते हैं। क्वांटिटी में क्या होगा, समेशन क्यू एन पी नॉट समेशन क्यू नॉट पी नॉट समेशन क्यू एन पी एन क्यू नॉट, यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स हो गया और ये प्राइस इंडेक्स हो गया। अगर क्योंकि मैं एक ही इसके रूट कर दूं तो फिर हमारे पास ये क्यू एन पी नॉट और यहाँ पर भी होगा क्यू एन पी नॉट, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा जी, अब क्यू नॉट पी एन है, ये क्यू नॉट पी एन और ये क्यू नॉट पी एन, ये कैंसिल हो गए। पी एन क्या बच जाएगा, समेशन पी एन क्यू एन ये और ये वाला समेशन पी एन क्यू एन, यानी मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयर हो जाएगा, ये भी स्केयर हो जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, समेशन पी एन क्यू एन समेशन पी नॉट क्यू नॉट। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो फिशर ने इस टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर टेस्ट। वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट की ही एक्सटेंशन है, सर्कुलर टेस्ट कहते हैं। उसमें भी हम, उसमें ईयर्स एक से ज्यादा आ जाते हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिशर में उसका जवाब भी वन आता है। तो फिशर का फार्मूला सबसे बेहतर फार्मूला है क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल को भी। जो हमने कहा था कि लेस्पेयर के अंदर अपवर्ड बाइसनेस का प्रॉब्लम पाया जाता है और पास्ट ईयर के अंदर डाउनवर्ड बाइस का प्रॉब्लम होता है कि वो बेस ईयर की क्वांटिटी को निगलेक्ट करता है। तो ये किसी किस्म की इसके अंदर डेफिशिएंसी हमें खास नजर नहीं आती। जो एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं इंडेक्स नंबर के, वो इधर से ही आते हैं, प्राइस इंडेक्स इससे, फिशर के फार्मूले से। तो इसमें हमारे 4 या 5 एमसीक्यूज अगर हम बनाना चाहें तो इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, सीपीआई की कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन होती है ना, सेम वैसे ही सीपीआई की कंस्ट्रक्शन होती है। सीपीआई हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स में भी पढ़ी। फिर उसके बाद हमने ये देखना होता है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी यूज की जाए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास लेस पेयर के फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब लेस पेयर को पढ़ाया, पी नॉट पी एन, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये बेस ईयर की है। बेस ईयर जो पिछले साल हम क्वांटिटी यूज कर रहे थे
उसकी पिछले साल प्राइसेस देख ली और करंट ईयर्स के अंदर देख ली, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सीपीआई मैयर हो जाता है। अब इसको मैयर करने के दो मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला जो मेथड है जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको हम एग्री एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। और जो दूसरा रिलेटिव फार्मूला है उसको हम हाउस होल्ड बजट मेथड कहते हैं। उसमें होता क्या है कि रिलेटिव प्राइसेस ले लेते हैं, सुमेशन पी एन पी नॉट summation P naught Q naught divided by summation P naught Q naught। इसको W से शो करते हैं और इसको I से, इसको हम I W और summation W लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो सीपीआई मेजर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लाइक लेस्पेयर फार्मूला, और रिलेटिव जो लेस्पेयर का फार्मूला है उसे हाउस होल्ड बजट मेथड कहते हैं। तो ये सीपीआई मेजर करने का मेथड होता है, तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें शॉर्ट कमिंग लिखी हुई है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर के इंडेक्स नंबर यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये 2 पेजेस की दी हुई हैं, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरव्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। थोड़ी सी हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स देख लेते हैं क्योंकि डिटेल्स इतने थ्योरम है उसके और वो सूटेबल नहीं रहेगी आपको। जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देख लेते हैं। हाँ जी, अब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी को देखते हैं जी। वैसे तो ये इसके 3 चैप्टर दिए गए हैं, पर हम जस्ट इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है सारी, पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा इधर करवाना। तो प्रोबेबिलिटी होती है a quantitative measure of uncertainty, a measure of degree of belief in particular statement of problem। देखिए जैसे पहली बात की मैंने कि क्वांटिटेटिव measure of uncertainty, यानी कि जो चीज वाकया होनी है हमें उसमें यकीन नहीं है, गैर यकीनियत है, उसकी क्वांटिटेटिव मेजर है। जैसे कि हम टॉस करते हैं कोइंस, अब हमें नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, पर पॉसिबल आउटकम हमें पता है, हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने के क्या चांसेस हैं और टेल आने के क्या चांसेस हैं, इसकी हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स करनी है। तो इकोनॉमिक डिसीजन, जब इकोनॉमिक डिसीजन हम ले रहे होते हैं उसमें भी अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है कि हमें आउटकम तो पता होता है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कि उसके सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, फेलियर होने के चांसेस कितने हैं, बारिश आने के कितने चांसेस है, बारिश ना आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है, हमें आउटकम पता चल गई। ठीक है, पर सम टाइम ऐसे होता है कि आउटकम बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम उसको ऐसे ऑरली नहीं बता सकते, उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ एक टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, उन टेक्निकल टर्म्स को हम देख लेते हैं कि वो टेक्निकल टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो टर्म यूज होती है इसमें, टर्म यूज होती है एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। नंबर 2 बात हम करेंगे उसकी एक्सपेरिमेंट की। और नंबर 3 हम बात करेंगे आउटकम की।
एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी प्लान एक्टिविटी जो आपने पहले से प्लान की हुई है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे होते हैं? एक्सपेरिमेंट बोल रहे होते हैं। जैसे कि हम कोई बिजनेस करने लगे हैं, तो जो बिजनेस है वो हमारा पहले से प्लान है, इट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और उसके जो बिजनेस के जो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम, उसका भी हमें पता है कि एक सक्सेस होगा या ये फेलियर होगा। तो एक्सपेरिमेंट को वो क्या कहता है? द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन ए प्लान एक्टिविटी और या प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड ए सेट ऑफ डाटा, यानी कि उसका जो यील्ड आएगी, उसका उसका जो सेट ऑफ डाटा है वो भी हमें मालूम है। इस तरह के ये मेरा बिजनेस था, कोई सिक्के को उछालना। सिक्के उछालना ये मेरा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। अब इसका जो यील्ड आएगा, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, वो हेड आएगा या टेल आएगा, इस चीज का हमें पता है। नेक्स्ट आ जाता है जी आउटकम, द ए रिजल्ट। अब इससे कोई रिजल्ट आएगा, सिक्का जो मैंने उछाला है इसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा, हेड होगा या टेल होगा। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं क्या कहूंगा? आउटकम कहूंगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट इवन दो इट इज रिपीटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम अंडर एसेंशियल सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि अब ये सिक्का मैं उछाल रहा हूँ, पहली दफा हेड आ गया और मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन सेम है, जो जमीन की सतह है वैसी ही हमवार है, बट रिजल्ट्स डिफरेंट्स आ रहे हैं। हो सकता है सेम भी आ जाए, पर हम सर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कॉन्सेप्ट सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, जिस तरह मैंने टॉस द कॉइन, अब इसके आउटकम क्या है? हेड आएगा या टेल आएगा। दो साथ क्वीन को उछालूं तो हो सकता है हेड आ जाए, दोनों में हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल, टेल हेड, हो सकता है दोनों टेल टेल आए। अब दो क्वीन मैंने उछाल लें तो उसकी ये सैंपल स्पेस हो सकती है, उसके ये आउटकम आ सकते हैं। ठीक हो गया? तो सैंपल स्पेस क्या होगी? ए सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट कैन रिजल्ट फॉर्म ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, इसके जो आउटकम आएंगे, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, उसको मैं क्या कहूंगा? सैंपल स्पेस। अगर एक सिक्के को मैंने उछाला है, वो हेड आएगा या टेल, दो को साथ उछालू तो ये आएगा, तीन है, चार है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। असल में हमारा असल काम जो होगा वो सैंपल स्पेस को काउंट करना होगा। उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है रैंडम, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। कि आप इसके कोई स्पेसिफिक वो नहीं है ट्रायल्स कि आप इसके सिर्फ इतने ट्रायल्स ले सकते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज टू और या मोर पॉसिबल टू आउटकम। जो भी आप एक्टिविटी करेंगे प्रोबेबिलिटी में, उसके दो या दो से ज्यादा आउटकम होंगे। अगर एक आउटकम है तो वो प्रोबेबिलिटी के जिम्मे में नहीं आएगा। जिस तरह मैं सिक्का उछालता हूँ, मुझे पता है इसने जमीन पर ही गिरना है, एक ही रिजल्ट है, तो वो प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। हाँ, रिजल्ट है, हेड आएगा या टेल। ठीक है, अगर मैं जो लिडो का दाना है उसको मैं फेंकता हूँ तो उसकी 6 प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट आने की। अगर दो है तो वो फिर ज्यादा हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो दो 12 आ जाएंगी। अगर वो तीन को मैं फेंकता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि सैंपल स्पेस बढ़ती जाएगी। उन सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। द आउटकम ऑफ ईच रिपीटेशन इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि जितनी बार मैं सिक्के को उछालूंगा, हर बार जो आउटकम है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% श्योर हो जाऊं कि इस पे हेड ही आएगा। ऐसा अगर है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें इवेंट्स का। इवेंट्स क्या है? एन इवेंट इज ए इंडिविजुअल आउटकम। जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका कोई ना कोई
रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया है इंडिविजुअल, उसको मैं क्या कह रहा हूं, इवेंट्स कह रहा हूं। एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और या ट्रायल। वो कहता है कि जो किसी भी जो आप ट्रायल कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके जो आपके पास आउटकम आएंगे वो सैंपल पॉइंट्स के अंदर से ही आएंगे। यानी कि जो सैंपल पॉइंट था हमारा, दो टू टू कॉइन्स को मैंने टॉस किया, ठीक है। अब रिजल्ट्स किधर से आने, रिजल्ट्स जो इसका सैंपल स्पेस है इसी में से आने, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। इन सेट टर्मिनोलॉजी एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि जो इवेंट है इसी का सबसेट है। अब मैंने टू कॉइन को, अब ये मेरे पास वन कॉइन है, मैंने इसको टॉस किया, क्या आएगा, हेड या टेल, हेड आ गया, तो हेड भी इसी सेट का सबसेट है ना, इसी में से निकला है ना। तो सैंपल जो इवेंट्स होगा वो सबसेट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। तो इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। रैंडम एक्सपेरिमेंट प्लान एक्टिविटीज है, एक्सपेरिमेंट सिंगल एक की बात कर रहे हैं, उसे ट्रायल भी कहते हैं एक्सपेरिमेंट को। आउटकम जो उससे रिजल्ट्स आएंगे, जो एक स्पेसिफिक वन रिजल्ट आएगा। सैंपल स्पेस क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक हो गया। इवेंट्स क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस का। अब इवेंट्स की वो टाइप हो बता, इवेंट्स की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहली आ जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सबसे पहला आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरे को एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। और जो थर्ड है वो मेरे पास है इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, वो कहता है टू इवेंट्स हैं ए एंड बी इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। यानी कि दो इवेंट्स हैं, एक हेड है एक टेल है, एक सैंपल्स एक इवेंट्स के। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सिक्का उछाला हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या हेड आएगा या टेल आएगा, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर आप इन दोनों की यूनियन ले लें, ठीक है, एक इवेंट हेड है और एक इवेंट क्या है, टेल है, इसकी आप यूनियन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगी, हेड एंड टेल। तो ये किस चीज को शो कर रही है, कंप्लीट सैंपल स्पेस को, जो आपकी सैंपल स्पेस थी उसको शो करेगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो तमाम आउटकम है किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उनके अक्कर होने के सेम चांसेस हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी, ये एक इवेंट ए है और बी है। अब मैं सिक्का उछालता हूँ, ए के भी आने के उतने ही चांसेस है जितने बी के आने के हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे, ठीक। अब जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है वो आता है कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, काउंटिंग ऑफ सैंपल, काउंटिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स। कि जिस तरह सिक्का उछाला हेड एंड टेल, इसके तो 2 सैंपल पॉइंट्स आ गए, मगर सम टाइम मैं 20 लूडो के दाने फेंक देता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें 6 आने की, ट्रिपल 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, नजर आ रहा है लाइट चली गई है, तो व्हाइट बोर्ड आपको सही नजर आ रहा है, एक बार बता दें। इसके 3 मेथड होते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
रूल ऑफ परमुटेशन और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। रूल ऑफ परमुटेशन में हम क्या करते हैं कि सपोज दैट हमने हेड और लीडो के दाने को ना साथ फेंक दिया। अब जो सिक्का है उसको उछाला है, उसको एम का नाम दे दिया उसके इवेंट्स को, और लीडो के दाने को एन का नाम दे दिया। इसके कितने पॉसिबल सैंपल स्पेस थी? 2। और इसके कितने हैं? 6 है। एम जरा एन को कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसके सैंपल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। यानी कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है उनको नाम देकर उनके पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स को उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। रूल ऑफ परमुटेशन में क्या करते हैं? रूल ऑफ परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR। NPR का मतलब होता है टोटल सैंपल पॉइंट, और ये R उसका सबसेट होता है N माइनस R का फैक्टोरियल। अभी इसको भी देखते हैं। और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये होता है NCR। इसका फार्मूला होता है NCR का N का फैक्टोरियल R का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। इसके एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं। वो कहता है कि एक क्लब ना 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। एक क्लब है, ये 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें से ना 3 लोगों को ना डेजिग्नेशन मिले हैं। 3 लोगों को डेजिग्नेशन, एक इनमें प्रेसिडेंट बनेगा, दूसरा सेक्रेटरी बनेगा, और तीसरा बनेगा ट्रियर बन जाएगा। एक बंदा ऐसा है जिसे ओहदा नहीं मिलेगा। तो लोग कितने हो गए? N 4 हो गए, ये R हो जाएंगे। इसके ऊपर रूल ऑफ परमुटेशंस लगाते हैं। NPR, N का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। N कितना? 4 है, और ये 4 माइनस 3। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करेंगे, फैक्टोरियल उल्ट इसको ओपन करना शुरू कर देंगे। 3 4 3 2 1, और ये 4 में से 3 गया, एक का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो ये 4 थी 12, 12 इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगी ना वो 24 पॉइंट की बनेगी। वो कैसे बनेगी? अब आपके साथ पास कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। A B C D, ये 4 लोग हैं। इनमें से फर्ज करें A प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है? तो क्या चांसेस हैं? B सेक्रेटरी होगा, या C सेक्रेटरी होगा, या D सेक्रेटरी होगा। अगर B सेक्रेटरी बन जाता है तो ट्रियर्स कौन बनेगा? C और D। अगर C सेक्रेटरी बन जाता है तो ट्रिगर कौन बनेगा? B और D। अगर D बन जाता है तो फिर कौन बनेगा सेक्रेटरी? फिर B और C। ये कितने सैंपल पॉइंट बन गए? ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 ये बन गए। ये कितने बन गए? 6। इसी तरीके से इसके करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 18, और इसके कितने हो जाएंगे? 24। तो ये आउटकम बनेगा। तो ये बुक के अंदर बनाया हुआ है उसने कि अगर इसको हम निकालें, पहली रो को ABC, दूसरी क्या बनेगी? ABD, ACB, ACD,
ए डी बी ए डी सी। प्रेसिडेंट 1 है, बी सेक्रेटरी है, ये ट्रिगर बन गया। अगर सी को ड्रॉप किया तो डी आ गया, क्योंकि ओहदे तो 3 लोगों को मिले ना, एक वैसे ही रहेगा। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? 6 बन गई। इसी तरह अगर बी को प्रेसिडेंट बना दें तो ए क्या बनेगा? ए सेक्रेटरी बन जाएगा, ट्रिगर बन जाएगा। चौथी पॉसिबिलिटी है कि ए को कोई ओहदा ही ना मिले। ठीक है, तो ये रूल ऑफ परमुटेशन है। इसमें स्पेसिफिकेशन उसने नहीं दी हुई। कॉम्बिनेशन रूल के अंदर क्या करता है? रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर जब आपने सैंपल, बात यही है सेम। वो कहता है कि 3-person कमेटी बी फॉर्म ए लिस्ट फॉर ए फ्रॉम ए 4-person हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स। अब उसने क्या कहा था? जो पहला क्वेश्चन था ना, उसने कहा कि 4 लोग हैं और उनमें से 3 लोग, उनमें से 3 लोगों को ओहदा मिलेगा। इधर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्पेसिफिकेशन दे देता है कि ए 3-person कमेटी इज टू बी फॉर्म फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 4-person। इसमें रूल ऑफ कॉम्बिनेशन लगेगा। एन सी आर, अब एन क्या 4 है कि 3 है, इसका 4, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4, 3, 1 का फैक्टोरियल, 4 में से 3 है। इसको ओपन किया, ये कैंसिल हो गया। तो इसमें ये 4 सैंपल पॉइंट बनेंगे रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है कि एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है ए बी सी, इन तीनों को ओहदा मिल जाए, डी को स्किप कर दें, ए बी डी, सी को स्किप कर दिया, ए सी डी, इस डी को स्किप कर दिया, बी सी डी, इसमें ए को स्किप कर दिया। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया। उसमें हमने क्या किया था? ये पोजीशन चेंज की थी और स्पेसिफिकेशन की थी कि ये प्रेसिडेंट होगा। ये इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है। बस बात सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, कोई स्पेशल रूल अप्लाई नहीं हुआ। उधर स्पेशल रूल अप्लाई हुआ था, इधर ओहदे की बात हुई है। इन तीनों में से किसी ना किसी को कोई ना कोई डेजिग्नेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक एक्सियम्स हैं, 2 हैं छोटे छोटे। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना, वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है। किसी भी चीज की अक्कर होने के जो मिनिमम चांसेस हैं वो 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं? 1 होते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये 2 एमसीक्यूज हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो रिजल्ट आना है वो हमेशा सैंपल जो आपके स्पेस है उसी के अंदर से आना है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा इक्वल टू 1 होगी। यानी कि मुझसे अगर कोई पूछे कि सिक्का उछालें, क्या आएगा, हेड या टेल? तो मैं कहूंगा हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक हो गया। तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? हमेशा 1 के बराबर होती है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, पाकिस्तान के चांसेस 0.5 है, इंडिया के भी 0.5 है, दोनों को जमा किया क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि अगर इनका पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी देखी जाए वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। और प्रोबेबिलिटी 1 और 1 और 0 के दरमियान लाई करती है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर की जस्ट छोटी छोटी डेफिनेशन है। अगर आपने नहीं पहले पढ़ा हुआ तो होपफुली 2 या 4 चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ी चीजें रिपीट हो गई। अच्छा, 13वां चैप्टर है ये टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज वही हिस्टोरी का नाम। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज क्या होता है? लॉन्ग टर्म डाटा होता है, जिसे हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं। इसके अंदर पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स कितने किस्म के होते हैं। इसमें ना कंपोनेंट 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है सर्कुलर ट्रेंड, कहते हैं उसे। पहले का नाम क्या है? सेकुलर ट्रेंड। टाइम सीरीज डाटा के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो सेकुलर ट्रेंड होता है। दूसरे को हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं, जैसे कि बिजलियों गर्मी में
एनर्जी ज्यादा यूज होती है, सर्दियों में कम, यानी कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो वो सीजनल वेरिएशन। थर्ड होता है साइक्लिक फ्लक्चुएशन, जो इकोनॉमिक फेनोमेना की वजह से आते हैं, बिजनेस साइकिल की वजह। चौथा होता है रैंडम वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन। तो टाइम सीरीज डाटा के अंदर ये चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। सेकुलर ट्रेंड लॉन्ग रन वेरिएशन को शो करता है। साइक्लिक फ्लक्चुएशन ये जो इकोनॉमिक वेरिएशन आता है। सीजनल वेरिएशन सीजन्स की वजह से, इस तरह के बर्फ की डिमांड सर्दियों में कम हो जाती है, गर्मियों में ज्यादा हो जाती है। रैंडम कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, जिस तरह जल्जला आ जाता है, फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से जो डाटा के अंदर फ्लक्चुएशन होती है। अब हमें इनमें जब डाटा का एनालिसिस करना होता है ना, तो उसमें देखना होता है कि सीजनल सेकुलर ट्रेंड को कैसे देखें, सीजनल वेरिएशन को कैसे देखें, साइक्लिक फ्लक्चुएशन को कैसे देखें, रैंडम वेरिएशंस को कैसे देखें। वैसे तो ये भी इंटरव्यूज में और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टाइम सीरीज के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। ये 4 कंपोनेंट होते हैं। अब सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं। इसके एनालिसिस करने के 4 मेथड है। फ्री हैंड कर्व है, सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड में नंबर पर है सीजनल वेरिएशन, उसको भी उसको भी जज करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड कहते हैं उसे, रेशियो टू एवरेजिंग मेथड कहते हैं, रेशियो टू ट्रेंड मेथड कहते हैं, लिंक रिलेटिव मेथड कहते हैं। तो इन मेथड्स के नेम ना बुक्स में लिखे हुए हैं कि इनको हमने कैसे एनालिसिस करना है। जस्ट आपने टाइम सीरीज की डेफिनेशन हो गई है, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं और इनका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इनके जस्ट आपने नेम बुक से देख लेने हैं। कोई ये खास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये जो चीज मैंने सामने आपके लिखी है यही इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमने यही टॉपिक्स को डिस्कस करना था, तो स्टैटिस्टिक्स मैंने आज ये वाइंड अप कर दी है। तो इंशाल्लाह मंडे से हम इकोनोमेट्रिक्स की तरफ मूव होंगे और रिग्रेशन हम पढ़ेंगे। वो वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी होती है पर इकोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो कल आप इसको तैयार कीजिएगा। आज मैं टेस्ट सेंड करना भी भूल गया, मुझे भी याद आया, तो मैं टेस्ट भी आपको सेंड करता हूँ, वो भी आपने करनी है और इसको भी आपने तैयार करना है। ठीक हो गया जी। इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर तक आप लोगों के साथ शेयर कर